स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: पैरों के नीचे हड्डियों का पहाड़। पुरानी सीढ़ियां बारिश से भीग गई थी। उन पर कीचड़ भरे कदम रह गए थे क्योंकि कई लोग जल्दी से नीचे उतर रहे थे। आंतरिक शहर न केवल पूरी तरह से मृत सेना से घिरा हुआ था बल्कि ठंडी बारिश और अंधेरे में भी डूबा हुआ था। लोग सूरज की रोशनी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बीच वे बाहर निकलकर देखने से डर रहे थे। कितना समय बीत गया किसी को पता नहीं चला। टावर पर लगी घड़ी को जानबूझकर छिपाया गया था। कोई भी मौत की घड़ी देखने को तैयार नहीं था। उग्र पंखों का एक जोड़ा क्लॉक टावर की ओर असमान रूप से उड़ गया। पंखों के नीचे की आकृति लगभग मंच से चूक गई। ज़ुओ फैंग और याओनान तुरंत ऊपर गए और उस व्यक्ति की मदद की। काउंसिलमैन, क्या आप ठीक है? ज़ुओ फैंग ने पूछा। हम हार गए। झूमेंग की नजर गंभीर थी और वह गहरी कमजोर आवाज में बोले, दी माउंटेन ज़ॉम्बी, यहां तक कि आप सभी भी इसे हराने में असफल रहे। ज़ुओ फैंग ने दूर तक नजर डाली, फिर भी उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह केवल दिशा से आ रही एक डरावनी दहाड़ सुन सकता था। झूमेंग फर्श पर आधा घुटनों के बल बैठ गया। उनके पैर में घाव के कारण उनका ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उनकी पीठ पर लगे अग्नि पंख फट गए थे। लाइटनिंग का कवच पहचान से परे नष्ट हो गया था। एक शक्तिशाली काउंसिलमैन एक पराजित जनरल में बदल गया था। उसकी आंखों में लड़ने की इच्छा शक्ति पूरी तरह से गायब थी। कैसे? वे कैसे हैं? झूमेंग ने पूछा। झूमेंग आदर्श और उसके दल के बारे में अधिक चिंतित थे। बहुत से लोग युद्ध के लिए बाहर गए थे, लेकिन केवल आधे से भी कम लोग एक टुकड़े में वापस लौटने में कामयाब रहे। झूमेंग ने अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली मैजिशियन कमांडर आदित्य को माउंटेन ज़ॉम्बी द्वारा कुचले जाने पर मरते हुए देखा। झूमेंग उस आखिरी बैच में था जो शहर वापस आया था। हालांकि उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि माउंटेन ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ाई में कितने लोग जीवित बचे थे। माउंटेन ज़ॉम्बी उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। भले ही डार्क एबिस भीतरी शहर की ओर नहीं बढ़ रहा हो, माउंटेन ज़ॉम्बी अभी भी शहर को जमींदोज कर देगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम देख लो। ज़ुओ फैंग ने झूमेंग को शीशे के पास लाने में मदद की। झूमेंग थोड़ा भ्रमित था। याओनान ने प्रेमा की ओर इशारा किया और झूमेंग को तांबे के दर्पण के बारे में समझाया। हा 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 हा, आप लोग हास्यास्पद है। अपनी सारी आशा बच्चों के झुंड पर रख रहे हैं। ऊपर से कान भेदी हंसी का एक झोंका आया। झूमेंग ने अपना सिर उठाया और ग्रेट डीकन हेरितिक या कहे रजावत की ओर देखा, जो अभी भी घड़ी के नीचे बंधा हुआ था। रजावत वह बेतहाशा हंस रहा था, एक शैतान की तरह जिसने दुख के आंसुओं की दावत का आनंद लिया था। उसका दुष्ट विकृत चेहरा शैतान नगरी के प्रति उसके विक्षिप्त जुनून से भरा हुआ था। रजावत की नज़र में मौत कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उन्होंने इस त्योहार का काफ़ी इंतज़ार किया था। एक बार जब यह समाप्त हो गया तो भले ही वह मर जाए, यह केवल उसका मांस नष्ट हो रहा था। उसकी आत्मा उनके योगदान के लिए शैतान नगरी के शाश्वत प्रांगण में आरोहित होगी। वह जल्द ही स्वर्ग में देवताओं की तरह चीज़ों का आनंद उठाएगा। रजावत, उसने कई लोगों को मार डाला था, जिनमें अमृत शहर में मारे गए लोग भी शामिल थे। उनकी आत्माएं भी शैतान नगरी के शाश्वत प्रांगण में उसके दासों के रूप में पहुंचेंगी। शैतान नगरी में उसका योगदान उसे शाश्वत प्रांगण में राजा बना देगा। दूसरों को उसके अधीन होना होगा। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वह बस अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि वह जल्द ही अपने इनाम पर चढ़ जाएगा। यह पागल, इसे मेरा गुस्सा निकालने के लिए काफी नहीं है? याओनान ने रजावत की ओर घूरते हुए कहा। झूमेंग ने उस लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना ध्यान
तांबे के दर्पण की ओर लगाया। तांबे के दर्पण पर पर्पल ब्लैक लाइटनिंग चमकी, जिससे जमीन पर लाइटनिंग के आर्क के रूप में एक विशाल जाल फैल गया। लाइटनिंग के बीच में आदर्श खड़ा था, जो सफेद तूफान में एक अकेली नाव की तरह था, जो तेज धाराओं से इधर उधर उछल रहा था। पतवार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका अर्थ है कि बेड़ा किसी भी क्षण डूब जाएगा। यह देखकर झूमेंग की गंभीर आंखें सदमे से भर गई। क्या क्या उसने उन सभी को मार डाला? झूमेंग ने कांपती आवाज में कहा। ज़ोफेंग ने कहा, वे मृत्यु के स्थान पर पहुंच गए। उसने इतने सारों को मार डाला, सिर्फ अकेले? हड्डियां जमीन पर फैल गई, जिससे दूर तक सफेद रंग का एक लंबा कालीन फैल गया। उसके ऊपर कालीन के केंद्र में कंकालों की खोपड़ी, अंग, रीढ़, पसलियां, छाती की हड्डियां, टिबिया, पैर की उंगलियां और जबड़े से बनी हड्डियों की एक पहाड़ी फैली हुई थी। सभी हड्डियां अस्त व्यस्त तरीके से एक ढेर में जमा हो गई थी। हड्डियों की सफेद पहाड़ी एक भयावह दृश्य। आदर्श जब हड्डियों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था तो वह आग की लपटों में घिर गया। उसका बहुमूल्य ब्लैक स्नेक आर्मर अब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। खून की एक ताज़ा रेखा उसके सिर के किनारे से उसके चेहरे पर बहकर जमीन पर टपक पड़ी। वह अपनी उड़ान के अंतिम अंत में एक तीर की लहर तरह था। हल्की हवा भी उसे आसानी से हड्डियों के पहाड़ से नीचे गिरा सकती थी। कोई भी अन्य मैजिशियन अपनी आंखें बंद कर लेता और शाश्वत नींद की तलाश में हड्डियों के ढेर में कूद जाता, लेकिन आदर्श अभी भी खड़ा था। उसकी आंखें हालांकि थकान से अभिभूत थी, खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रही थी। झूमेंग, तुम्हें यहाँ वापस देखकर अच्छा लगा। उनके पीछे से कई कदमों की आहट आई। अन्य अधिकारी जो भागने की योजना को तैयार थे, हांजी और रहस्यमयी व्यक्ति सहित टावर पर फिर से एकत्रित हो गए। जीतू, लूजू और अन्य लोग थोड़ा ठीक हो गए थे। वे भागने की योजना के लिए मुख्य मारक शक्ति थे। वे लोगों का एक छोटा समूह लाएंगे और शहर से भाग जाएंगे। रहस्यमय व्यक्ति को झूमेंग की भावना का एहसास तब हुआ जब उसने तांबे के दर्पण के सामने खाली चेहरे के साथ खड़ा देखा। वह झूमेंग के पास गया और उस कंधे को थपथपाया और आभरते हुए कहा, उन्होंने हमारे और शहर के लिए बहुत कुछ किया है। उनके नाम उन लोगों की सूची में होने चाहिए जिनके साथ हम भाग रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें 2000 साल से अधिक पुराने शाही मकबरे में बनने के लिए भेज दिया। हाँ झूमेंग, अपने आप को एक साथ इकट्ठा करो, आगे देखना महत्वपूर्ण है। एक और ने झूमेंग को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, कंकालों की सेना में फंसकर वे अभी मरे नहीं हैं। झूमेंग को यह शब्द बोलने में थोड़ा समय लगा। झूमेंग के शब्दों ने तुरंत सबको शॉक कर दिया। अब तक मरे नहीं? यह असंभव है। उन्हें गए काफी समय हो गया था। यहां तक कि एडवांस मैजिशियन भी अपनी स्थिति में कुछ बार मर गया होगा। कुछ इंटरमीडिएट मैजिशियनों की तो बात ही छोड़ दे, खुद ही देख लो। झूमेंग ने तांबे के दर्पण की ओर इशारा करते हुए कहा। लोग जल्दी से तांबे के दर्पण के पास गए और हड्डियों का पहाड़ देखा, जिससे झूमेंग आश्चर्यचकित था। आदर्श हड्डियों के पहाड़ पर खड़ा था। उसके हाथों पर आग की लपटें जल रही थी। अनगिनत कंकाल उसकी ओर पहाड़ पर चढ़ रहे थे। फिर भी आदर्श की आग से वे टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई भी बता सकता था कि आदर्श पहले से ही अपनी सीमा पर था। फिर भी जब उन्होंने उसके पैरों के नीचे हड्डियों का पहाड़ देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से बहने लगी। वो अभी मरा नहीं है, वो वास्तव में अभी तक मरा नहीं है। लोगों ने लंबे समय से आदर्श और युवा मैजिशियनों उनकी आशा की आखिरी झलक को छोड़ दिया था। फिर भी सभी को आश्चर्य हुआ और मृत्यु के स्थान पर अभी भी जीवित था। अनगिनत लाशें और हड्डियां का पहाड़ उसके दिल में अडिग और गौरवपूर्ण भावना को अच्छी तरह से चित्रित करता था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, एक महासागर में प्रशस्त। क्यों
उसने हार क्यों नहीं मानी? बुजुर्ग। आरव ने आंखें गीली करते हुए कहा। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे ये कि एक छोटा सा युवा मैजिशियन अभी भी मृत्यु लोक में जीवित कैसे है। वह जिस स्थिति में था वह भीतरी शहर से भी अधिक गंभीर थी। भीतरी शहर कम से कम काले सागर से घिरा एक अकेला द्वीप था। इस बीच वह समुद्र पर तैरते एक पत्ते के आकार का भी नहीं था। क्या हमें सचमुच भाग जाना चाहिए? झूमेंग ने थोड़ी देर बाद सभी से पूछा। क्या सचमुच भागने का कोई मतलब था? क्या वे विपत्ति से भाग भी सकते थे? वे सभी भी इसमें मृत्यु लोक में थे। यदि अकेले एक युवा जादूगर का दृढ़ संकल्प हड्डियों का पहाड़ खड़ा करने के लिए पर्याप्त था, तो पूरे शहर को नष्ट करने के लिए उनके दुश्मनों को क्या कीमत चुकानी होगी? निराशा। वे सभी निराशा में थे, फिर भी उन्होंने निराशा में लड़ते रहना चाहिए। यदि वे सुबह तक संघर्ष नहीं कर सके तो वे अनंत अंधकार में प्रयास करते हुए मर जाएंगे। झूमेंग को भागने का मन नहीं हुआ, खासकर तांबे के दृश्य देखने के बाद। लेकिन कुछ तो पीछे छूटना ही चाहिए, अन्यथा हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। प्रदीप ने कहा, अगर कुछ पीछे छूटना ही है तो यहीं रहने दो। झूमेंग ने आदर्श के पैरों के नीचे हड्डियों के पहाड़ पर तांबे के दर्पण की ओर इशारा किया। यदि शहर वास्तव में दुनिया से हमेशा के लिए गायब होने वाला था तो उन्हें जो पीछे छोड़ना चाहिए था वह कुछ जादूगर और नेता नहीं थे जो मौत के दरवाजों पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बल्कि उनकी अदम्य भावना थी। चाहे वह शैतान नगरी हो या वह राज्य जो 2000 वर्षों के बाद अराजकता फैलाने के लिए लौटा था। दोनों शहर को नष्ट करने आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें 100, 1000, यहाँ तक कि 10,000 गुना कीमत चुकानी होगी। वे शैतान नगरी को इतनी आसानी से हावी नहीं होने दे सकते थे। सावधानी पूर्वक नियोजित आपदा पूरी दुनिया को भयभीत कर देंगी। यह कायर लोगों को बुराई के सामने झुकने के लिए उकसाएगा। उन्हें पूरी दुनिया को यह समझने देना चाहिए कि भले ही शहर का सफाया हो जाए, जीवित रहने का उनका दृढ़ संकल्प मरे हुओं की लाशों को पहाड़ों में ढेर कर देगा और उन्हें समुद्र में बदल देगा। यही वह था जिसे उन्हें पीछे छोड़ना चाहिए था। झूमेंग ने समझा कि अधिकारियों के बीच कुछ लोग भागने पर जोर देंगे। सुपर मैजिशियनों की ताकत के कारण उन्हें एक साथ काम करके भागने का मौका मिला। झूमेंग भागना नहीं चाहते थे, वह शुरू से ही कभी भागना नहीं चाहते थे, और यह देखने के बाद कि परिस्थितियों के बावजूद आदर्श अभी भी जीवित था, उसका भागने का जरा सा भी इरादा नहीं था। मैं भी रुकूंगा, सीढ़ियों से आवाज आई। डू जियाओ खून से लथपथ थे। उसके कंधों पर एक कैप लिपटा हुआ था। उसकी एक भुजा बगल में गिर गई। उसकी हथेली ताजे खून से लथपथ हो गई। जहां तक दूसरे हाथ की बात है वह खाली था। उसका दूसरा हाथ गायब था। मालिक, जब याओनान ने डूजियाओ को देखा तो वह कांप उठा। डूजियाओ वापस आ गया था, लेकिन उसने अपना एक हाथ वहीं छोड़ दिया था। उसके बाल खून से लथपथ थे। यदि उसने बात नहीं की होती तो दूसरों को उसे सीनियर हंटर डूजियाओ के रूप में पहचानने में परेशानी होती। खुद को और दूसरों को धोखा देने की कोशिश करना बंद करो। हम में से कुछ ही बचे हैं, तो हम माउंटेन ज़ॉम्बी को ख़त्म भी नहीं कर सकते। हम संभवतः लड़ाई कैसे जारी रख सकते हैं? बुजुर्ग प्रदीप ने उत्सुकता से विरोध किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर भागने का प्रस्ताव रखा था। जो लोग सूची में थे वे मुख्य रूप से प्राधिकारी व्यक्ति और अन्य क्षेत्रों के नेता थे। जहां तक उन नागरिकों की बात है जो अभी भी बारिश में प्रार्थना कर रहे थे, उनमें से कोई भी सूची में नहीं था। क्या तुम पागल हो? आप भागने की योजना सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यह बच्चा अभी भी जीवित है? अब उसके भी मरने तक की बात है। कौन जानता होगा कि उसने मृत्यु लोक में क्या किया है।
या बस कुछ हजार कंकाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने कंकालों को मारने में कामयाब रहा। हमारा दुश्मन शैतान नगरी माउंटेन ज़ॉम्बी डार्क एबिस है, उसे देखो वो कितने मिनट और जीवित रह सकता है। जब उसने दूसरों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में झिझकते देखा तो प्रदीप ने फटकारते हुए कहा, वह अभी मरा नहीं है, कम से कम वह अभी भी जीवित है। झूमेंग ने जोर देकर कहा। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रदीप खोखली हंसी हंसा। मुझे इस पर पुनर्विचार करने के लिए आप सभी को कुछ और मिनट देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुद उसे मरते हुए देखूंगा, सिर्फ इस बच्चे की वजह से। क्या आप जानते हैं कि आप लोग कितने हास्यास्पद हो रहे हैं? एल्डर प्रदीप, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। वह किसी ट्रक ड्राइवर का बेटा है जिसे अपनी जीविका चलाने के लिए धूल खानी पड़ी। इस बीच आप अधिकारी और नेता उससे अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं। यह सबसे हास्यास्पद करने वाली चीज़ है जो मैंने कभी देखी है। यदि आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि आप सभी को अभी मास्टर सालन के सामने घुटने टेक देना चाहिए। एक बार जब आप मर जाते हैं तब भी आपको शाश्वत आंगन में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिससे मास्टर सालन को शाश्वत आंगन पर शासन करने में मदद मिलेगी। पागल रजावत, जो घड़ी के नीचे बंधा हुआ था, जोर जोर से हंसने लगा। चुप रहो बकवास, प्रदीप को अधीरता ने तड़काया, जिसने अपना हाथ लहराया और रजावत के शरीर में कुछ बर्फ के गोले दागे। उन घावों से खून बहने लगा जहां बर्फ के टुकड़े घुसे हुए थे। हालांकि वो आदमी अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि उसे दर्द का एहसास ना हो। क्या आप जानते हैं, वह बच्चा मेरी दयालुता के कारण ही मैजिक हाई स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब रहा। आप देखिए, आपने एक ऐसे बच्चे पर दाव लगाया है जो केवल मेरी दयालुता के कारण मैजिशियन बन गया है। रजावत बिल्कुल पागल हो गया था। जैसा कि रजावत ने बताया, आदर्श को केवल उसकी वजह से ही मैजिक हाई स्कूल में दाखिला लेने का मौका मिला था। आदर्श की वर्तमान कल्टीवेशन को देखकर वह भी हैरान था। फिर भी बच्चा इस आपदा में कॉकरोच की तरह महत्वहीन था। मास्टर सालन का सामना करते समय कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता था। पागल, जो आदमी पागल हो गया है, हम उसे मार क्यों नहीं सकते? इससे उस पर केवल एक उपकार ही होगा। राष्ट्रपति, हम क्या करें? आप ऑर्डर दे। हाँ राष्ट्रपति जी, हमें ऑर्डर दे। राष्ट्रपति हाँ जी वहाँ खड़े थे। उसकी खाली आंखें अपनी जेबों में से गहराई तक धंस गई थी। उसे नहीं पता था कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। क्या निर्णय लेने का कोई मतलब है? क्योंकि उनमें से किसी से भी अंत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी ने अपनी असहाय दृष्टि तांबे के दर्पण पर रखी। दर्पण के अंदर आदर्श हर किसी की तरह थकान से व्याकुल दिख रहा था। कंकाल अभी भी हड्डियों के पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जबकि रक्त कंकाल अधिकारी उसे देख रहे थे। वह माउंटेन ज़ॉम्बी के समान था और जिसके खिलाफ उन्हें कोई मौका नहीं मिला। क्या उन्हें भागना चाहिए या लड़ना चाहिए? क्या उन्हें अल्पसंख्यकों को बचाना चाहिए या अपनी अडिग भावना को पीछे छोड़ देना चाहिए? हान जी को नहीं पता था कि निर्णय क्या लेना है, लेकिन आदर्श हमेशा अपने निर्णय पर दृढ़ था। हड्डियों के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ से नीचे लुढ़क रहे थे। हड्डियां इतनी ऊंचाई पर जमा हो गई थी कि आदर्श की थोड़ी सी भी हलचल से बहुत सारी हड्डियां नीचे की ओर लुढ़क जाती थी। गड़गड़ाहट, हड्डियों का पहाड़ हिल उठा। गड़गड़ाहट, हड्डियों का कालीन कांप उठा। 50 मीटर लंबे रक्त कंकाल अधिकारी का धैर्य आखिरकार टूट गया। जैसे ही वह हड्डियों की पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था जिस पर आदर्श खड़ा था, उसकी आंखें एक जानलेवा रोशनी से चमक उठी। आदर्श के हाथ कांप रहे थे, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। थकान के कारण उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थी, ऐंठन हो रही थी। वह अपनी मुट्ठी भी बंद नहीं कर पा रहा था। उसने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसने खून को अपने चेहरे पर ही लगा दिया।
अब मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की आपकी बारी है। उसकी आवाज़ हर जगह गूंज उठी जैसे किसी जानवर की चीख। उसने अपनी मुट्ठी बंद करने और रक्त कंकाल अधिकारी के सिर पर मुक्का मारने के लिए अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।